जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी या एनटीपीसी रेलवे के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सब में ये क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रुधिर वर्ग की। तो कार्ल लेंडर स्टीनर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो मनुष्य का ब्लड होता है यानी ह्यूमन ब्लड होता है वो एक जैसा ना होकर अलग अलग होता है, और ये लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, जिसको हम लोग एंटीजेंस बोलते हैं। लेंड स्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था यदि मनुष्य का जो रक्त है वो गलत दे दिया जाए यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न गलत हो तो अबिलेशन हो जाएगा। और अबिलेशन का इंग्लिश में मीनिंग होता है एग्लूटिनेशन यानी रक्त के अवयवों का चिपकना। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं या हम किसी पे ब्लड चढ़ाया जाता है तो उससे पहले उसका ब्लड मैच कर लिया जाता है कि उसी व्यक्ति का ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ाया जाए जिसका जो ब्लड है वो मैच कर जाता है। और ये दो प्रकार के प्रोटीनों के कारण होता है जिनको एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एंटीजन कि एंटीजन क्या होते हैं। इन्हें एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है और ये सदैव लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ही पाए जाते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। यानी आपके पिता में होंगे तो आपके पास आएंगे, आपके पास से आपके बेटे में, और फिर इसी तरह से ये कंटिन्यू चेंज चलती जाती है। मनुष्य में दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जाते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है बी। और जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीजन ए पाया जाता है, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी पाया जाता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें ए बी एंटीजन पाया जाता है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। और ये सब हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। इन्हें एग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है। ये ब्लड प्लाज्मा और सीरम में पाए जाते हैं। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो WBC जो पाई जाती है यानी आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें गामा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, जिसके कारण एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं मनुष्य में रुधिर वर्ग AOB सिस्टम यानी ब्लड ग्रुप A, B और O सिस्टम की बात करते हैं। तो लेंड स्टीनर ने ही सबसे पहले बताया था जो कि AOB रुधिर वर्ग सिस्टम होता है उसमें पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एंटीजेंस होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। लेंड स्टीनर ने कहा था कि जो ABO जो ब्लड सिस्टम होता है हमारे बॉडी में उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं उन्हीं की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर 4 टाइप के कौन से होते हैं। तो सबसे पहले A, B, AB और O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में पाए जाते हैं। और इनमें से AOB जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज लेंड स्टीनर ने की थी 1900 में, और बाकी एक जो ब्लड ग्रुप है AB उसकी खोज डिकेस्टेलो तथा स्टेनली ने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अब हम चार्ट देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। और दोस्तों उससे पहले आपको ये 70 क्वेश्चंस जो ब्लड के ऊपर मैंने बनाए थे उनको देखना है। और इससे पहले मैंने एक और ब्लड के ऊपर वीडियो डाली है, आपको वो भी देखना है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस की लिंक दे दूंगा, और लास्ट में स्क्रीन जैसे ही आप वीडियो के एंड होगा उसमें भी आपको 2 लिंक के साथ वीडियो आएंगी, आप बस उन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे। और दोस्तों मैंने ब्लड के स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो डाली है, तो आपको वो भी देखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे, समझते हैं इस चार्ट को। इसमें बताया है कि जो ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीजन पाया जाता है वो A पाया जाता है, और एंटीबॉडी B पाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो ब्लड ग्रुप B होता है उसमें एंटीजन B और एंटीबॉडी A पाई जाती है। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन AB और कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो आपको बताना है कि AB ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती। इसके बाद होता है ब्लड ग्रुप O, इसमें एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों इसलिए जो एंटीजेंस नहीं पाए जाते इसलिए जो O ग्रुप होता है इसका ब्लड सबको डोनेट कर सकते हैं। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा वर्ग कौन से वर्ग को रुधिर दे सकता है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन से को नहीं कर सकता है। और इसमें एंटीबॉडीज़ AB पाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा, और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब हम देखते हैं ब्लड का आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो A पॉजिटिव ब्लड होता है
ये केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और ये रिसीव जिस ब्लड से कर सकता है वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, यानी रिसीव कर सकता है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, यानी जैसे कि ए नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, पर जो ए पॉजिटिव वाला होगा वो ए नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। तो आपको ये भी याद रखना है। इसी तरह से हम लोग ओ पॉजिटिव का देखते हैं, तो ओ पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होगा वो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, पर ये सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं उनको हम लोग सर्वत्र दाता भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बी पॉजिटिव। जो बी पॉजिटिव वाला ब्लड होता है वो सेम ए पॉजिटिव की तरह होता है, यानी वो सिर्फ बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और वो रिसीव कर सकता है बी नेगेटिव से, बी पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों बात करें ए बी पॉजिटिव वाला, तो ये एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं सबसे ब्लड ले सकता है, बट अगर ये ब्लड देगा तो ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं ए नेगेटिव। तो दोस्तों जो ए नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव इन चारों को ब्लड दे सकता है, बट ये सिर्फ रिसीव कर सकता है ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। और आपको ये भी याद रखना है जो नेगेटिव वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव वाले को ब्लड देता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला होता है वो सिर्फ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। जैसे कि हम लोग ए नेगेटिव वाले ब्लड में देख रहे हैं कि ये सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओ नेगेटिव की। और दोस्तों जो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है ये सबको ब्लड दे सकता है, बस ये रिसीव करने का अगर इसको कहा जाए तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता भी बोला जाता है। और जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है इसको सर्वग्राही बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना, कई बार स्पेशली रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सर्वग्राही और सर्वदाता कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी नेगेटिव। दोस्तों जो बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, बट ये सिर्फ रिसीव बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव का कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और जो ए बी नेगेटिव वाला होता है वो सिर्फ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दे सकता है, और ये ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको ये चार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्यों मैच किए जाते हैं ब्लड डोनेट करने से पहले या ब्लड किसी को चढ़ाने से पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो यदि किसी मनुष्य में एंटीजन ए पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और यदि किसी मनुष्य में एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडीज़ ए पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य का रुधिर होता है यानी रक्त होता है उसमें अभिश्लेषण नहीं होता है, यानी आपस में चिपकते नहीं हैं। यदि ए ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड बी ग्रुप वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो उनमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए सेम हो जाएगी, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी सेम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड होता है वो आपस में चिपक जाएगा, और चिपकने के कारण जो हमारी नाड़ी होती है, जो हमारी आर्टरीज एंड वेन होती है, उसमें ब्लड कोगुलेशन यानी ब्लड जम जाएगा, और जिससे अवरुद्ध हो जाएगा, यानी ब्लड को फ्लो होने का रास्ता नहीं मिलेगा, और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है यानी दिया जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया जाता है, और उसको उसी व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है, या फिर जिससे वो रिसीव कर सकता है, यानी जिससे वह ले सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्यों ब्लड एक दूसरे पे नहीं चढ़ाया जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्लड की वंशागति, यानी आपके पेरेंट्स में ब्लड है तो आप में कौन सा ब्लड आएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्लड ओ। यदि आपके पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा दोनों का ब्लड ओ है तो आप में भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, और इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि आपके मम्मी पापा में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और एक का ए है तो आप में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए और ओ हो सकता है, बट इसके सिवा और कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यदि पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का बी है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा वो ओ और बी हो सकता है, इसके अलावा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यदि किसी पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है तो उनके बच्चों में नॉर्मली ए बी ब्लड ग्रुप होगा, इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक पेरेंट्स का ओ है लेकिन उसके बच्चों में जो है ओ ब्लड नहीं पाया जाएगा। यदि किसी पेरेंट्स के दोनों ब्लड ग्रुप ए हैं तो उनके बच्चों में ए और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए और बी हैं तो बच्चों में ओ, ए, बी और ए बी चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। यदि किसी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए और ए बी हैं तो उनके बच्चों में ए, बी और ए बी तीन ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं, ओ कभी नहीं पाया जाएगा।
यदि किसी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें उनके बच्चों में ओ और बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा और इसके सिवा कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। यदि किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी और ए बी है तो उनके बच्चों में बी, ए और ए बी पाया जा सकता है। यदि किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चों में ए, बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चार्ट भी याद हो गया होगा। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको 3 ब्लड ग्रुप का मेनली याद रखना है, बाकी आप उसके हिसाब से बना सकते हो। एक आप ए ओ, इससे आप बी ओ का भी बना सकते हो। एक आपको ए बी का याद रखना है और एक आपको ए बी प्लस ए बी का याद रखना है। तो ये 3 आप याद कर लोगे तो आपको लगभग सारे ब्लड ग्रुप याद हो जाएंगे कि उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है जब 2 ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाए। दोस्तों जो आपके एंटीजन्स होते हैं वो आपके जीन्स पे डिपेंड करते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं RH फैक्टर की यानी एंटीजन्स की। तो सबसे पहले जो एंटीजन की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। और आपको ब्लड से रिलेटिव अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको कार्ल लैंडस्टीनर का नाम दिख जाए तो आप आंख बंद करके इसको लगा देना। लगभग ब्लड से रिलेटेड जितनी भी खोजें होती हैं सारी की सारी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ही की गई थी। तो आपको याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बंदर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें सबसे पहले जीन्स को देखा था 1940 में यानी 1940 में। और इसका RH फैक्टर नाम रखने के पीछे एक रीज़न है क्योंकि इन्होंने जिस बंदर के ऊपर इसको खोजा था उसका नाम रीसस बंदर था यानी रीसस मंकी था। तो इसी कारण उसका शॉर्ट फॉर्म आप रीसस का निकालोगे तो वो RH होगा, तो इसलिए इसको RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होता है। और जिन ह्यूमन में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उनको RH पॉजिटिव कहते हैं और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अब हम लोग RH पॉजिटिव रुधिर का आधार देखते हैं यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड का देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या समस्या होती है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है यदि उसका जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो उसमें RH नेगेटिव एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाएगी, ये नॉर्मली होता है। किंतु यदि हम लोग कभी रुधिर आदान करते हैं यानी ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ब्लड का और दोस्तों कभी हम लोग RH नेगेटिव वाले ह्यूमन को RH पॉजिटिव फैक्टर वाले ह्यूमन का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम ब्लड चढ़ाया जाता है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि उस बॉडी में जो कि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति था उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के जो रुधिर के खिलाफ या रुधिर के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो फर्स्ट केस में जो ग्राही होता है यानी जिसको हमने ब्लड दिया है तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड दे दिया जाए तो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसके कारण जो आपकी नाड़ी होती है यानी आपकी जो आर्टरीज और वेन होती है उनमें ब्लड का थक्का बन जाता है यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसके कारण फ्लो रुक जाता है और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये भी प्रोसेस याद रखनी है कि क्यों ब्लड चेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसी में हम बात करते हैं एक डिसीज़ की जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस। फिलेटिस मतलब जो बच्चा होता है, फीटस होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस डिसीज़ में अगर किसी पेरेंट्स का जो ब्लड है उनमें यदि दोनों पेरेंट्स में RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो भी नॉर्मल होता है और उसमें RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जाएगा। यदि जो पुरुष है उसमें RH फैक्टर नेगेटिव है और महिला में RH फैक्टर पॉजिटिव है, और अगले केस में यदि जो पुरुष है उसमें जो फैक्टर पाया जाएगा वो RH फैक्टर पॉजिटिव पाया जाएगा और महिला में जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव पाया जाएगा। और इस केस में जो पहला बच्चा होगा वो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि मादा की जो बॉडी होगी उसमें अभी भी एंटीबॉडीज़ इतनी डेवलप नहीं हो पाई होगी। पर दूसरे केस में RH पॉजिटिव वाले पुरुष और RH नेगेटिव फैक्टर वाली महिला का जब दूसरा बच्चा होगा तो जो महिला में एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी वो उस बच्चे को किल कर देंगी, क्योंकि जब RH उसके गर्भ में जब RH पॉजिटिव वाला बच्चा होगा तो RH नेगेटिव वाली उसको बाहरी संक्रमण यानी बाहरी तत्व समझ के एंटीबॉडीज़ द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस केस से बचने के लिए जब पहली संतान होती है तो डॉक्टर फीमेल और मेल दोनों का ब्लड मैच करता है। यदि पुरुष का जो RH फैक्टर वो पॉजिटिव हुआ और महिला का जो RH फैक्टर हुआ वो नेगेटिव हुआ तो इस केस में जो महिला होती है उसको बच्चा पैदा होने से पहले
आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ दी जाती है, जिसके कारण उसके बॉडी को ये प्रतीत होता है कि हमारे बॉडीज़ में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी है, तो हम एंटीबॉडी क्यों बनाएं। और इस कारण जब दूसरा बच्चा होता है तो वो सेफली डिलीवर हो जाता है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि RH फैक्टर भी क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, और क्यों डॉक्टर पहले इनको चेक करता है कि जो पुरुष है या महिला है उनमें कौन सा डोनेट करने से पहले या रिसीव करने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि RH फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दोस्तों अब हम बात करते हैं लसिका यानी लिम्फ की। तो ये लिम्फ क्या होती है? तो जो लसिका होती है वो ब्लड वेसल्स और ऊतक यानी टिश्यूज़ के बीच में पाई जाती हैं। ये एक रंगहीन यानी इसमें कोई कलर नहीं होता और स्वच्छ यानी साफ तरल होता है यानी लिक्विड होता है। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जो ब्लड सेल्स की पतली दीवार होती है, उसे छनकर ये ऊतकों यानी टिश्यूज़ के संपर्क में आ जाता है, तो इसको लसिका या ऊतक द्रव के नाम से जाना जाता है। और आपको इसमें याद रखना है कि जो लसिका होती है यानी लिम्फ होती है वो ब्लड सेल्स में कभी नहीं पाई जाती, और जो लसिका होती है इनमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जो लिम्फ होती हैं इनमें ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और इसमें CO2 और उत्सर्जित पदार्थ, जो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। तो आपको याद रखना है लसिका में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लसिका के कार्य, मतलब इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले इसका काम होता है जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे जितने भी बेकार मटेरियल होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ब्लड में पहुंचाता है। तो सबसे पहले इसका ये काम होता है। और सेकेंड इसका काम होता है जितने भी सेल्स होती हैं यानी कोशिका होती हैं उनमें पोषक तत्व, गैस, हार्मोन्स और एंजाइम्स को पहुंचाने का काम करता है। और जितने भी लसिका ग्रंथि होती हैं यानी लसिका ग्लैंड होती है उनमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है जो कि रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और इसका जो चौथा काम होता है, जितने भी बॉडी में कोमल अंग होते हैं यानी हमारे बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको रगड़ने से बचाता है। तो ये सारे लसिका के काम थे। आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।